उसके बाद जो है ज़ीरो वेक्टर जो है उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यानी ज़ीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है ये। उसके बाद है 4 हमारा नेगेटिव वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का अगर हम नेगेटिव वेक्टर ठीक है बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे कि आपके पास अगर ये एक वेक्टर है ए, तो उसका आप क्या करेंगे, उसी साइज़ का आप क्या करेंगे, वेक्टर बनाएंगे और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो अगर उसका आपने एरो जो है आप समझ लें इस साइड पे लगा दिया, ठीक है, और साइज़ उसका सेम है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये माइनस ए होगा, तो ये ए होगा और ये इसका नेगेटिव वेक्टर होगा। अब है नेक्स्ट हमारे पास है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है जो आप समझ लें कि उसकी पोजीशन जो है फिक्स नहीं होती है, या अगर हम इसको जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि उसकी टेल जो है ओरिजिन से अटैच नहीं होती है। ठीक है, यानी फ्री टू मूव होता है ये। तब ऐसा वेक्टर जिसको आप जो है कहीं पे भी और जगह शिफ्ट कर लें, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वो फ्री वेक्टर होगा। जैसे कि फोर्स का वेक्टर होता है, फोर्स के वेक्टर को हम क्या करते हैं, ठीक है, हम शिफ्ट कर लेते हैं, जहाँ पे उसकी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होती है उसको हम वहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर एक वेक्टर ए है, उसका ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है, उसी सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का वेक्टर, ठीक है, अगर हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया तो ये समझ लें फ्री वेक्टर है, इसको हमने यहाँ पर मूव कर दिया ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्योंकि इसके साथ ओरिजिन के साथ, ठीक है, टेल जो है वो अटैच नहीं थी है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा ये। ठीक है, बाकी जब हमने वेक्टर पढ़े हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड जो है कुछ भी हो सकता है। अब ये जो यूनिट वेक्टर है, देखें इसको हम कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे या ड्रॉ करेंगे। सपोज़ हमारे पास एक ये वेक्टर है ए, ठीक है, तो ये वेक्टर जो है सपोज़ कर लेते हैं कि ये वेक्टर इसकी जो है इसका जो यूनिट मैग्नीट्यूड है वो समझ लें 5 है ये। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसमें से मैंने सपोज़ ये 1 जो है इसमें से ये ले लिया। ठीक है, तो अगर ये 1 मैग्नीट्यूड मैंने इसमें से लेके ये इसका एक वेक्टर बना दिया जो कि इसी की डायरेक्शन में है, ठीक है, जो इसी की डायरेक्शन में है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये इसका यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, और यूनिट वेक्टर को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कैप लगाते हैं जिसको हम हैट कहते हैं। यानी कि इसको हम कैसे रीड करेंगे, ये होगा ए हैट ये। तो अगर आप कैपिटल ए आपका जो है वेक्टर है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपका कैपिटल बी वेक्टर है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर हो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो, ठीक है, उसको आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, हैट लगाएंगे, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अब ये देखें कि हम ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन अगर एक वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। यानी हम ये कहेंगे कि इसकी ए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वही है जो इस ए वेक्टर की है। तो हम इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं और हम इसके साथ भी यानी इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने इसको अगर अलग ड्रॉ किया है तो वो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। और ये भी क्या है, ठीक है, ये इसका यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन जो है इसके सेम है। तो यूनिट वेक्टर असल में कर क्या रहा होता है, यूनिट वेक्टर जो है उसका पर्पस क्या है, वो एक गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ यूनिट वेक्टर जो है यूज़ करते हैं। अब ये देखिए कि यूनिट वेक्टर को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये देखें आप ये। ठीक है, अब ये देखें कि एक हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर होता है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और होती है दूसरी क्या होती है उसके साथ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है समझ लें वो क्या होता है, आपके पास एक वेक्टर बता रहा होता है। तो जब किसी वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए हम किस तरह लिखते हैं कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये जो है इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर है और ये इसकी डायरेक्शन बता रही है।
अब ये देखिए कि ये चीज़ जो है, ये देखें ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये इसमें क्या क्या शामिल होगा, इसका ये देखें मैग्नीट्यूड इसका 1 है और इसकी डायरेक्शन इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी ये, ठीक है। यानी इससे हमने अब देखें मैग्नीट्यूड इसका 1 है, तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो है फ़र्ज़ करें कि 4 है ये, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका 1 है, तो अगर हम यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ ही लिख रहे होते हैं, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई करने से इसका कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है। असल जो है इसका काम क्या है कि ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि इसका जो है इस वेक्टर का जो एंगल है, ठीक है, वो क्या है, क्योंकि जो ये इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्शन बताता है। तो हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के जब लिखना होते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं और ये बन जाता है एक कंप्लीट वेक्टर। तो अब यूनिट वेक्टर का देखें फॉर्मूला जो है हम इस इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारे पास, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी कि ये होगा वेक्टर इटसेल्फ, यानी कि एक वेक्टर पूरा अपनी वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है, और नीचे इसका क्या होगा, ओनली, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड हम इसका लिखेंगे। तो अगर किसी वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड से उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या बताएगा हमें, वो उसका यूनिट वेक्टर होगा। अब ये देखें कि हमारे पास 3 जो है स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो ऐसा यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है उसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है उसको हम स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अलोंग, ठीक है, जेड एक्सिस है उसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखें ए को किस तरह से लिखा था, हमने लिखा था कि मैग्नीट्यूड एंड, ठीक है, उसका क्या है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, ए वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन जो है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अब आप उसको देखें किस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन है, जहाँ पे हम इसका क्या लिख रहे थे अभी, स्मॉल ए लिख रहे थे, ठीक है, अब स्मॉल ए की जगह आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल आई लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि ये वेक्टर जो है अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ऐसा वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है उसका यूनिट वेक्टर जो है फिर हम, ठीक है, उसका स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। और अगर ऐसा कोई वेक्टर होगा जो अलोंग वाई एक्सिस होगा तो उसके साथ हम उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, जे लिख देंगे। और अगर ऐसा वेक्टर जो कि अलोंग आपका जेड एक्सिस होगा तो उसके साथ हम यूनिट वेक्टर जो है के लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है अब आपके पास आई जे के जो है आपको इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये किस एक्सिस के अलोंग है ये। अब ये देखिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और इसको मैंने बनाया है कि 2 डायमेंशनल है, यानी कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है ये, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस वेक्टर के जो कि एक्स वाई प्लेन में है अगर हम इनके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो कंपोनेंट्स बनाने का मेथड हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा इसका, अगर थीटा यहाँ पर है तो ये होगा इसका एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, ए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इसका होगा वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है, ए वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके कॉम्पोनेंट्स भी क्या होंगे, वेक्टर होंगे। मैंने इस पर देखें एरो लगाया ये। तो अब ये जो है देखें, ये जो वेक्टर है ये क्या हो रहा है, देखें एरो आप देखें कि जब कंपोनेंट्स हम बनाते हैं तो कंपोनेंट्स में की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि इनको ऐड कर रहे होते हैं हम बाय हेड टू टेल रूल, यानी ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड होंगे तो ये हमारे पास उनका रिजल्टेंट आएगा ये। तो हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि ए वेक्टर यानी ये रिजल्टेंट है इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, यानी ए एक्स वैक्टर के साथ अगर हम ए वाई ऐड करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए कि हम इसको अभी जो हमने देखा था यूनिट वेक्टर आई जे के उस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि ये जो ए एक्स वैक्टर है, ठीक है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो अगर हम इसको उस तरह से लिखना चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग करके, तो ये ए एक्स वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एरो नहीं लगाया, इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए एक्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब वो स्मॉल ए एक्स नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा, वो होगा आई, ठीक है,
कि क्योंकि हमें पता है कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आई यूनिट वेक्टर होता है हम वो लगा रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई। इसी तरह से ए वाई जो है हमें पता है कि ये जो वेक्टर है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो जब हम इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसका ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जे इज़ ए स्मॉल यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी हम इसमें स्मॉल, ठीक है, ए वाई नहीं लिखेंगे। अगर हमें पता है कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो फिर हमने क्या करना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है हमें वो लिखना है ये। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशनल हो, यानी कि उसमें जो है वो जेड एक्सिस भी आ जाए, ठीक है, यानी कि कोई वेक्टर जो है प्लेन में नहीं है बल्कि वो क्या है, बीच में कहीं इस तरह से स्पेस में है ये। तो अगर कोई वेक्टर स्पेस में होता है तो फिर उसके तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, 3 होते हैं, एक ए एक्स होता है, दूसरा ए वाई होता है, और तीसरा क्या होता है, ए जेड होता है ये। ठीक है, तो अगर 3 आपके पास हैं तो फिर आपका फॉर्मूला जो है ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए जेड, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस, ठीक है, ए जेड के। ठीक है, अब यहाँ पर आप 3 डायमेंशनल अगर लिखें तो इस तरह लिखेंगे, अभी हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। अब इस वेक्टर का ये जो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो देखें फॉर्म होती है ना, ये इसकी होती है वेक्टर फॉर्म, यानी जब भी कोई वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा जिसमें आई जे के आ रहा होगा, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे ये इस वेक्टर की क्या है, वेक्टर फॉर्म है, यानी ये है वेक्टर इटसेल्फ। ठीक है, अब इसका हमें जो मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो हमने जो पहले मेथड देखा था पाइथागोरस थ्योरम का कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और हमने इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था, ठीक है, ए के मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा कि ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसके हमें कॉम्पोनेंट्स पता हैं तो उसकी वेक्टर फॉर्म हमें कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और उसकी जो है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास जो ए वेक्टर है इसके मैंने कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखी है। ठीक है, सपोज़ इसका जो ए एक्स कॉम्पोनेंट है इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, यानी इसकी समझ लें लेंथ 3 है, और इसका जो वाई कॉम्पोनेंट है ए वाई उसकी जो है उसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। तो अब हम इस वेक्टर को किस तरह से देखें लिख सकते हैं, वो अभी हमने जो लिखा था ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, देखें ए एक्स का मैग्नीट्यूड 3 है तो हम लिखेंगे 3 आई, और ए वाई का मैग्नीट्यूड क्या है 4 है तो हम लिखेंगे 4j। तो ए वेक्टर को हमने इस तरह से लिखा है 3i प्लस 4j, ये होती है इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो जब वेक्टर फॉर्म लिखी जाएगी यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके ऊपर एरो लगाना है क्योंकि पूरा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें डायरेक्शन आ गई। उसके बाद अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, 3 स्क्वायर, ए वाई की वैल्यू क्या है 4, 4 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आई जे हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, ये 16 होगा, ऐड किया 25 आया। ठीक है, और अंडर रूट 25 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो इस वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आया है 5 आया है, और वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल है 3i प्लस 4j। अब ये देखिए कि हम यूनिट वेक्टर कैसे, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने जो देखा था वो था वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब ये देखिए वेक्टर को हमने कैसे लिखा था, ए वेक्टर को हमने लिखा था 3i प्लस 4j। तो जब वेक्टर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे ये, ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो हमने इसका अंडर रूट के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था वो था 5। तो वेक्टर को अब हमने 5 से डिवाइड किया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके समझ लो डिवीजन। अब ये इसका आंसर तो है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, जब यूनिट वेक्टर आप मालूम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करके लिखते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 5 जो आपके पास जो एलसीएम है इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/5 आई, और ये हो जाएगा आपके पास 4/5j। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना होगा, किसी कोई वेक्टर दिया हुआ है आई जे के फॉर्म में, ठीक है, और आपको उसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ऊपर वेक्टर लिखेंगे, नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, और फिर उसको सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, जब सेपरेट करके लिखेंगे और ऊपर नीचे अगर ऐसे कोई नंबर हैं जो कि कैंसिल हो सकते हैं तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है,
सपोज़ आपके पास जो है ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे जो है 15 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो आपको पता है 3 और 15 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे इसको, ठीक है, कैंसिल कर लेंगे ये, ठीक है। तो ये आपका यूनिट फैक्टर का मेथड है। और ये यूनिट फैक्टर जो है, इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द यूनिट फैक्टर, ठीक है, ऑफ वेक्टर ए, या ये भी हो सकता है इसका क्वेश्चन कि फाइंड द यूनिट फैक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ये यूनिट फैक्टर आप जो है इसके पैरेलल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर पैरेलल कहा जा रहा है तब भी इसका मतलब ये है कि हमें इसी फार्मूले से यूनिट फैक्टर निकालना है, और फाइंड द यूनिट फैक्टर ऑफ ए, तब भी हमें इसी फार्मूले से यूनिट फैक्टर निकालना है, और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा ये।